नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। वह एक दिन अपने मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और गूंगा था और वो उसका गांव भी काफी दूर था। बीच में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वो भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। तो पंडित ने मन में सोचा, चलो अच्छा है, अकेले से तो दो भले, इससे सफर भी अच्छे से कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछ लिया। तभी उस पंडित ने अपना नाम महाकाल बताया। फिर पंडित जी को ये नाम थोड़ा अजीब लगा, परंतु इस नाम के विषय में पंडित जी ने उससे आगे कुछ और पूछना उचित नहीं समझा और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक गांव आया। तो उस महाकाल ने कहा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़े, मैं इस गांव में एक संदेशा पहुंचा के आता हूँ। फिर पंडित जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी गांव में एक खबर फैली कि एक आदमी को भैंस ने मार दिया और भैंस के मारते ही तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। और फिर थोड़ा आगे चलते ही वो आदमी उस पंडित को मिल गया। फिर वो दोनों धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगे। फिर वो आदमी पंडित के पास पहुंच जाता है और चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंचते हैं। वहां एक छोटा सा मंदिर बना हुआ होता है और मंदिर वहां ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी होती और वहां से पंडित जी के मित्र का गांव भी काफी दूर होता है और वहां पर रात्रि भी होने वाली थी, इसलिए उन्होंने वहां ठहरने का विचार किया। फिर पंडित ने उस आदमी से कहा कि रात्रि भी होने वाली है और चलते चलते थक भी गए हैं और भूख भी लगी है। हम रात्रि में भोजन करके यहीं पर विश्राम कर लेते हैं और कल सुबह यहाँ से निकल लेंगे। तभी उस आदमी ने पंडित जी से कहा कि मुझे इस गांव से कुछ काम है, किसी को कुछ सामान देना है, तो तुम खाना खा के आराम करो, तब तक मैं लौट आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी गांव से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और पूरे और हाहाकार मचता है कि पूरे गांव में आग लग गई है। तभी यह देखकर वो पंडित सोचता है, यह आदमी जहाँ भी जाता है कुछ न कुछ तो गलत होता ही है, इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। लेकिन पंडित जी ने रात को उस आदमी को कुछ भी पूछना सही नहीं समझा और फिर वो रात को सो गए और सुबह जब उठे और अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ किया, तभी एक गांव आया और उस आदमी ने फिर से कहा कि मुझे इस गांव से काम है, तुम आगे चलो, तब तक मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। फिर उस पंडित ने सोचा, पंडित ने आगे चलना उचित नहीं समझा और वो वहीं खड़ा रह गया। वो ये देखना चाहता था कि ये आखिर हर गांव में जाकर क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद गांव में खबर फैली कि एक आदमी को सांप ने काट दिया है और उसकी सांप के काटने से मृत्यु हो गई है। फिर वो वापस पंडित के पास लौट आया, लेकिन इस बार पंडित जी को ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई न कोई नुकसान जरूर होता है, आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि हर बार ऐसा क्यों होता है। फिर वो आदमी पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, आप मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हो, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था। क्योंकि बोलते हैं कि ज्ञानियों का संगत अच्छी रहती है। तो मुझे लगा कि आप इतने ज्ञानी हो तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। तभी पंडित जी कहते हैं कि मैं समझ तो गया हूँ, परंतु आप मुझे उपयुक्त तरीके से बता देते तो मेरी शंका दूर हो जाती। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा के अनुसार उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, उनके प्राण हरने आता हूँ। पंडित को इस बात का पहले से ही पता था, इसलिए वो फिर भी उस महाकाल की बात सुनकर घबरा गया।
लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछा कि अगर तुम यमदूत हो तो मुझे ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होगी। तभी उस महाकाल ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु आप ही के मित्र की होगी जिससे आप मिलने जा रहे हो। ये सुनकर पंडित हक्का बक्का रह गया और उस महाकाल ने ये भी बताया कि उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। फिर ये बात सुनकर वो पंडित मन ही मन घबरा गया और उसने सोचा कि अगर ये सच है तो मेरा उस मित्र से ना मिलना ही उचित होगा। कम से कम उसकी मृत्यु का कारण तो मैं नहीं बनूंगा। इतना मन में सोचता है कि तभी वो महाकाल कहता है कि मैं तुम्हारे मन की बात जान गया हूँ। तुम चाहे जो भी कर लो पर नियति नहीं बदल सकती। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, चाहे तुम मिलो या ना मिलो। तभी वो वापस मुड़ता है कि उसका मित्र सामने से ही भागता हुआ आता है। उसके आने की गति देखकर पंडित को ऐसा लगता है कि ये कई सालों से उसके पीछे आने की कोशिश कर रहा है। गूंगा और अपाहिज होने की वजह से वो ना ही तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही वो इतना तेजी से चल पा रहा था कि वो उसे पकड़ पाए। इसलिए उसकी गति बहुत तेज थी और उसके चेहरे पर उस अपने मित्र से मिलने की प्रसन्नता साफ दिखाई दे रही थी। वो इतना तेज भाग रहा था कि पंडित के पास पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया और वो उस महाकाल से ये पूछना चाह रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। तो महाकाल उसके मन की बात समझ गया और कहने लगा कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गूंगा होने की वजह से वो ना ही तुम्हें आवाज पा रहा था और ना ही वो अपाहिज होने की वजह से जल्दी भाग के तुम्हें पकड़ पा रहा था। लेकिन बोलते हैं कि बचपन के जितनी ताकत बुढ़ापे में नहीं होती। उसने तुमसे मिलने के लिए अपनी गति को और तेज किया, इसलिए हृदय आघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तुमसे मिलने के कारण ही उसने अपनी गति को तेज किया था और इसीलिए इसकी मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित को विश्वास हो गया था कि सचमुच ये महाकाल यमदूत ही है और ये जीवों के प्राण हरने के लिए ही आता है। पंडित बहुत ही ज्ञानी पुरुष था, इसलिए उसको पता था कि मृत्यु का पर किसी का बस नहीं चलता। वो तो कभी न कभी तो आनी ही है और सभी जीवों को एक न एक दिन तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है। लेकिन अचानक उसके मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। तभी पंडित उस महाकाल से कहते हैं कि मृत्यु मेरे मित्र की ही होनी थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। तभी वो महाकाल जवाब देता है कि मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता ही रहता हूँ, लेकिन लोग अपनी समस्याओं से घिरे होने के कारण वो दूसरों को ना ही तो देखते हैं और ना ही पहचान पाते हैं। तभी वो पंडित महाकाल से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तभी वो महाकाल बताता है कि हर किसी जीव को ये जानना जरूरी नहीं होता है कि उसकी मृत्यु कब होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु का समय जानकर दुखी ही होता है। परंतु तुम मुझे ज्ञानी पुरुष दिखाई देते हो। तुमने अपने मित्र की मृत्यु को इतनी जल्दी सहन कर लिया, इसलिए तुम अपनी मृत्यु को भी सहन कर लोगे, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। तभी महाकाल ने बताया कि आज से ठीक 6 महीने बाद इसी दिन तुम्हारी दूसरे राज्य में फांसी लगने से तुम्हारी मृत्यु होगी और आश्चर्य की बात यही है कि तुम फांसी भी स्वयं उसे स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल वहां से जाने लगा, क्योंकि अब पंडित के साथ चलने का उसका कोई कारण नहीं था और पंडित जी भी अपने मित्र का कर्मकांड करके अपने गांव को वापस चला गया। लेकिन कोई भी कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु का दुख तो होता ही होता है और वो उससे बचने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर ही करता है। उस पंडित ने भी किया। वो उसकी ख्याति बड़े राजा तक थी। वो अपने गांव के राजा के पास पहुंचा और उसने सोचा कि राजा के पास तो बहुत ही ज्ञानी विद्वान मित्र है, तो वो कुछ न कुछ उपाय मेरी मृत्यु का जरूर निकालेंगे। फिर वो अपने गांव के राजा के पास पहुंच गया और उसने अपने राजा से सारी बात बताई। तभी राजा ने अपने सारे मंत्रियों से ये बात बताई और इसका हल निकालने को कहा। सभी ने विचार विमर्श
सभी मंत्रियों ने विचार विमर्श करने के बाद कहा कि अगर पंडित ने कहा है तो मृत्यु तो 6 महीने बाद होनी निश्चित ही है। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वो दूसरे राज्य में जाएगा। अगर दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु कैसे होगी। मंत्रियों की ये बात उस पंडित को और राजा को भी सही लगी। फिर राजा ने उस पंडित की राजमहल में ही रहने की व्यवस्था कर दी। राजा के पंडित की राजा जी की आज्ञा के बिना पंडित से कोई भी मिलने नहीं आ सकता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था क्योंकि पंडित को ये ना लगे कि वो राजा की कैद में है। लेकिन डर के मारे पंडित भी कहीं आता जाता नहीं था और धीरे धीरे समय नजदीक आने लगा और आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी। लेकिन उस दिन डर के मारे पंडित जल्दी ही सो गया ताकि वो रात बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन उस पंडित को रात में चलने की बीमारी थी। वो रात में उठकर चल देता था और वो खुद ही इस बीमारी के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो वैद्य से क्या पूछे। इसलिए वो उसे रात को चलने का दौरा पड़ा और चलकर वो अस्तबल में चला गया। और पंडित राजा का मेहमान था, इसलिए राजा ने उसकी जेल के आगे पहरेदार लगाकर नहीं रखे थे। अस्तबल में जाकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर बैठ गया और अपने राज्य की सीमा लांघकर दूसरे राज्य में चला गया और वहां के महल में भी पहुंच गया। वहां पर भी उसको किसी भी पहरेदार ने ना ही तो रोका और ना ही कोई पूछताछ की। वो पंडित सीधा जाकर राजा वहां सभी रात्रि के समय सो रहे थे और एक कक्ष में राजा रानी भी सो रहे थे। वो पंडित सीधा जाकर राजा रानी के कक्ष में पहुंच गया और वहीं उनके पास वो भी लेट गया। जब उस महल का राजा दिन में उठा तो उसने देखा कि उसकी रानी के बगल में कोई दूसरा व्यक्ति सो रहा है, तो वो बहुत क्रोधित हो गया। और जब पंडित जगा तो उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और वो दूसरे राज्य में कैसे पहुंचा और रानी के बगल में कैसे सो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वह सच्चाई कौन जानता था और उस पंडित की कौन सुने। फिर उस राज्य के राजा ने उस पंडित को राज दरबार में लाने का आदेश दिया और वहां लाते ही उसको देखते ही राजा क्रोध में आ गया और उस पंडित को फांसी पर लटका देने की सजा दी। फिर भी उस पंडित ने हिम्मत करते हुए उस राजा से कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं इस राज्य में कैसे आया और आपके चयन कक्ष तक कैसे पहुंचा और आपके पहरेदारों ने भी मुझे क्यों नहीं रोका, ये सब मैं नहीं जानता। परंतु आज मेरी मृत्यु तो निश्चित ही थी, ये तो मैं स्वयं जानता था। लेकिन इस तरीके से होगी ये मुझे नहीं पता था। राजा को पंडित की बात थोड़ी अटपटी लगी और वो उस पंडित से पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता था कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी और फांसी से ही होनी थी। तभी उस पंडित ने उस राजा को जवाब दिया कि मैं एक महाकाल से मिला था और वो स्वयं यमदूत था और उसने ही मुझे मेरी मृत्यु का समय बताया और मृत्यु कैसे होगी वो भी बताया और कहा कि इतना तो साहस किसी में भी नहीं होगा कि राजा के पास सोते हुए कोई उसकी रानी के पास आकर सो जाए, ये तो आप भी जानते हो। फिर राजा को उस पंडित की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी। फिर उस राजा ने सोचा कि ये अपनी मृत्यु से बचने के लिए पंडित वो महाकाल से मिलने का और अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी झूठी बताने का बहाना बना रहा है। फिर उस राजा ने कहा कि ये महाकाल की बात सत्य है और उसी के अनुसार आज तुम्हारी फांसी से मृत्यु होने वाली है, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठ निकली तो तुम्हारी मृत्यु आज निश्चित ही होगी। और पड़ोसी राजा उसका मित्र था, इसलिए उस राजा ने उस पंडित की सत्यता को जानने के लिए एक पत्र अपने दूसरे राज्य के राजा को भेजा जो उसका मित्र था। शाम तक वो सैनिक लौट आए और उन्होंने कहा कि राजा ने पत्र भेजा है और उस पत्र में लिखा था कि ये बात सत्य है। उसने ही उस पंडित को अपने महल में रखा था और किसी ने उसको बताया था कि 6 महीने बाद उसकी मृत्यु होगी और वो फांसी से होगी।
तभी उस राजा की बात के अनुसार पंडित को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो जो बोल रहा था वो सत्य था। अब उस राजा के पास एक समस्या आ गई थी, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ही उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर वो अब उसे फांसी की सजा नहीं देता है तो उसके कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर फांसी की सजा देता है तो बेवजह ही उस पंडित को मृत्यु की सजा मिल जाएगी। तभी राजा ने अपने राज्य के सभी मंत्रियों से इस बारे में विचार किया और इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। तभी उस राज्य के मंत्रियों ने राजा से कहा कि आप एक कच्चे सूत से इस पंडित को फांसी लगा दो, जिससे कि आपका कथन भी सत्य हो जाएगा और कच्चे सूत से उनके प्राण भी नहीं जाएंगे और उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा और उसने इसी तरीके से उस पंडित को फांसी देने का आदेश दिया। फिर पंडित को फांसी के फंदे के लिए लाया गया और कच्चे सूत का फांसी का फंदा बनाया गया। सभी लोग खुश थे कि पंडित के प्राण भी नहीं जाएंगे और राजा का कथन भी झूठा साबित नहीं होगा। फिर उसे फांसी के फंदे से लटका दिया गया। सूत कच्चा होने की वजह से वो सूत का टुकड़ा कट गया था और वो नीचे गिर गया, और वो नीचे तो गिर गया परंतु उस सूत के कच्चे टुकड़े ने अपना काम कर दिया था। वो उस राजा की नस के अंदर चुभ गया था, जिससे उसकी नस से लोही बह रहा था, और जैसे ही वो सांस ले रहा था कि तभी उसके साथ साथ उसकी लोही की फुहारें निकल रही थी। तो ऐसे करते करते वो तड़प रहा था और तड़पते तड़पते उसका देह पूरी तरह से शांत हो गया था। नियति ने अपना काम कर यह देख वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतने कच्चे सूत से कैसे किसी की मृत्यु हो सकती है। परंतु जो अपने नियति में लिखा हुआ होता है वो तो होकर ही रहता है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानियां बरत ले, कितने भी उपाय कर ले, परंतु जो होना होता है वो पहले से ही तय होता है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। कि इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है। उस राजा ने भी अगर अपनी मृत्यु के बारे में पहले से ही नहीं पूछा होता तो वो 6 महीने तक राजा की कैद में बंद नहीं रहता और डर डर कर इस तरह से अपना जीवन नहीं जीता। वो बिना अपनी मृत्यु के जाने ही अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करता। इसलिए हमें भविष्य के बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अपने वर्तमान में ही अच्छे से जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी नियति के खेल की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।